जय श्री राधे बच्चों। आज से हम सामाजिक विज्ञान का भूगोल का पहला अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर कंप्लीट सामाजिक विज्ञान यहाँ पे करें। और पहला जैसे कि अध्याय का नाम है संसाधन एवं विकास। तो बेटा अपन पहले ये समझें कि संसाधन मीन्स होता क्या है ना। किसी भी चैप्टर को पढ़ने के पहले उस चैप्टर का नाम का अर्थ समझ में आना चाहिए। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, तो अभी अपन देखें कि संसाधन मीन्स क्या होता है और फिर संसाधन का विकास क्या होता है। तो संसाधन का मतलब है हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वो वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊँ तो जैसे आपको अभी आप पढ़ रहे हो तो आपको पेन, कॉपी है ना, जिस टेबल चेयर पे आप बैठे हो तो वो आपके लिए संसाधन है। जो भी सुबह से शाम तक जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, जिनकी आपको आवश्यकता है, वो सब संसाधन कहलाती हैं। और उन वस्तुओं का दिन प्रतिदिन विकास होता जा रहा है तो बोलते हैं संसाधन का विकास। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु हैं इस पे अपन फोकस करते हैं। तो संसाधन क्या है? कोई भी वस्तु स्वतः संसाधन नहीं बनती। कोई भी वस्तु है वो खुद से तो संसाधन नहीं बनेगी। जैसे हमें प्रकृति से लकड़ी प्राप्त होती है तो लकड़ी संसाधन नहीं है, लेकिन हमने उसी लकड़ी से गेट बना दिया, उसी लकड़ी से हमने बेड बना दिया, उसी लकड़ी से हमने सोफ़ा सेट बना दिया, तो वो हमारे उपयोग की वस्तु हो गई है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। तो लिखा है कि कोई भी वस्तु स्वतः संसाधन नहीं होती, बल्कि जब मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीक द्वारा उसका उपयोग करना सीख जाता है तो वह संसाधन का रूप ले लेती है। अब इसमें मानव की क्या भूमिका है? तो इसमें मानव की जो भूमिका है, मनुष्य स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ये मनुष्य क्या है? संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनुष्य के बिना तो कोई वस्तु जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है वो संसाधन बन नहीं सकती। वह पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है। कौन? मनुष्य। भाई हम ही तो प्रकृति से मिली हुई चीज़ों को संसाधन बनाते हैं। भाई आपके पास कॉपी है, आपके पास पेन है, आपके पास जो भी सामग्री सुबह से शाम तक आप जो यूज करते हैं, उन सामग्री को उसकी कच्चा माल हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, लेकिन प्रौद्योगिकी में जाके इंसान उसको अपने उपयोग के लायक वस्तु बनाता है। आगे पढ़ें तो अगली हेडिंग है बेटा संसाधनों का वर्गीकरण। भैया संसाधनों को कितने भागों में बांट दिया गया है? तो संसाधनों को हमने निम्न 3 भागों के आधार पर बांटा है। तो निम्न 3 भाग कौन कौन से हैं? तो अपन देखें कि 3 भाग कौन कौन से हैं। तो 3 भागों में सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। अब आप समझें, दुनिया में जितनी भी बेटा वस्तुएं हैं ना, वो उनकी उत्पत्ति 2 ही प्रकार से होती है, या तो जैव होगी या अजैव होगी। अब हमने आपको अभी बताया कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही संसाधन कहला रही। तो अब वो वस्तु या तो जीवित होगी या अजीवित होगी, या जैव होगी या सजीव होगी। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन बेटा 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन जिसको बायोटिक बोलते हैं और अजैव संसाधन एबायोटिक। अब जैव संसाधन कैसे होते हैं? जैसे आपको सामाजिक विज्ञान पढ़नी है और मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही हूँ, तो मैं जैव हूँ, मैं जीवित हूँ या मैं अजीवित हूँ? तो मैं जीवित हूँ, तो मैं आपके लिए जैव संसाधन हूँ, है ना। जैव संसाधन यानी मेरे अंदर जीवन है और मैं आपकी आवश्यकता है सामाजिक विज्ञान की और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो आपके लिए जैव संसाधन हो गया है। ऐसे ही मनुष्य, कोई भी, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप बीमार हैं, आपको इलाज की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए डॉक्टर भी संसाधन है, लेकिन डॉक्टर आपके लिए कैसा संसाधन है? जैव। लेकिन जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे रहा है वो आपका अजैव संसाधन है। भाई वो दवाई खा के आप ठीक होते हैं तो वो आपके लिए अजैव है। तो जिसके अंदर जीवन है और वो आपके उपयोग में आ रही तो वो जैव संसाधन होगा, और जिसके अंदर जीवन नहीं है, उपयोग में आ रहा है, तो वो अजैव होगा। अजैव संसाधन में आपके लिए हो जाएगा, भाई आप देख लो ना, हवा, जल, वायु, ये सब अजैव संसाधन में आते हैं। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन। अब अगला है समाप्यता के आधार पर या नवीकरणीयता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर मतलब समाप्त होने के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो बेटा समाप्त होने के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन।
नवीकरण संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पुनः नया नया बन जाएं, जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, जल हुआ, जंगल हुआ। सौर ऊर्जा, भाई सूर्य का प्रकाश आज है, आज सूर्यास्त होगा, चला जाएगा, कल फिर आ जाएगा, तो सौर ऊर्जा नई नई हमें मिलती रहती है। पवन ऊर्जा यानी जो हवा से एनर्जी मिलती है तो वो भी हमें मिलती रहती है। जल हमें मिलता रहता है, भाई बहता रहता है, बन आता रहता है। जंगल, लकड़ी, पेड़ पौधे ये भी हमें मिलते रहते हैं। तो ये नवीकरण योग्य संसाधन है, मतलब नए नए ख़त्म होंगे तो दोबारा बनेंगे। अनवीकरणीय संसाधन बेटा वो संसाधन होते हैं जो कहीं ना कहीं एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में तो बनते हैं, लाखों वर्षों में तो बन के तैयार होते हैं, और अगर वो ख़त्म हो जाएं तो हमें मिलना मुश्किल होता है, तो उनको बोलते हैं अनवीकरणीय। जैसे कि खनिज हुए, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। अब आगे बढ़ें तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन। अब बेटा स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं ना, वो हमें देखने को मिलेंगे 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, मतलब जो जिसका स्वामी है, जो जिसका मालिक है। तो व्यक्तिगत संसाधन बेटा वो होते हैं जिसके हम खुद मालिक होते हैं। कोई एक व्यक्ति निजी मालिक होगा, जैसे किसी का मकान, तो भाई वो उसका मालिक है। किसी का गार्डन, आपकी किताब, आपकी गाइड जिससे आप पढ़ रहे हो, तो वो आप उसके निजी, आप खुद उसके स्वामी हो। अब आपको किसी को देना है नहीं देना है वो आप डिसीजन आप खुद लोगे, तो व्यक्तिगत हो जाएगा। दूसरा संसाधन है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कैसा होता है? जैसे भाई खेल का मैदान हुआ, सामुदायिक है, भाई आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, सब उस पर जाके खेलेंगे। गार्डन है, गार्डन में आप सब लोग जाके खेल सकते हैं। या आपने मान के चलो 5 लोगों ने, 10 लोगों ने क्रिकेट का सामान ख़रीदा क्रिकेट खेलने के लिए, तो आप 5-10 लोग मिलके खेल सकते हैं, तो वो आपका सामुदायिक संसाधन है। अगला देखें राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा? सरकारी भूमि होगी, आपकी सड़कें हैं, आपकी नदियां हैं, वन्य जीव हैं, जंगल हैं, वो सब सरकारी संसाधन में आते हैं। जैसे कि ट्रेन हुआ, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ, गवर्नमेंट स्कूल हुए, तो इनके लिए कोई एक मालिक नहीं होगा, इनकी सरकार मालिक है, तो वो राष्ट्रीय संसाधन होगा। अगला है बेटा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? ऐसा संसाधन, मतलब ऐसी वस्तु जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं, सभी देश उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील से परे खुले महासागरीय संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। अब समुद्र में तो सभी देशों के जहाज़ चल रहे हैं, तो वो कैसा संसाधन हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी क्या देखा? स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अब आगे बढ़ें। अब है विकास के आधार पर संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मिलेंगे? तो संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावी संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु इनका उपयोग नहीं हुआ है, मतलब संभावना है कि ये संसाधन हैं बट अभी उनका इतना उपयोग नहीं है हुआ है। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की संभावना करते हैं बट अभी इतना उपयोग नहीं हुआ। विकसित संसाधन बेटा वो होते हैं जिनका सर्वेक्षण हो गया है, जिनका कहीं ना कहीं अनुसंधान हो गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, उनको बोलते हैं विकसित संसाधन। भंडार क्या होते हैं? तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं परंतु तकनीक के अभाव में पहुंच से बाहर हैं, तकनीक इतनी नहीं है तो वो पहुंच से अपने बाहर हैं, उनको बोलते हैं भंडार। संचित कोष क्या होते हैं? संचित कोष जो भी ऐसे संसाधन हैं इनको हमने संचित करके रखा है, जैसे बांधों में जल है, वन है, तो ये हमारे संचित संसाधन हैं। अब आगे देखें तो संसाधनों का संरक्षण। अब जितने भी संसाधन हैं इनका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो अब ये देखिए। तो संसाधनों का संरक्षण के लिए क्या है कि संसाधनों का सबसे अच्छी चीज़ ये संरक्षण, एक तो यही संरक्षण है कि हम इसका उपयोग जो करें जब ज़रूरत है तभी करें। अति उपयोग या अति उपभोग से भी कहीं ना कहीं सामाजिक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब जैसे बहुत ज़्यादा पेड़ों की कटाई कर दी तो क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण होगा, भूमि क्षरण होगा, जल संकट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है
तापिता बढ़ेगी। तो महात्मा गांधी जी ने एक बड़ा उनका एक प्रसिद्ध कथन है कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के पेटी भरने के लिए नहीं है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के बजाय जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। गांधी जी ये थे कि ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उत्पादन कर दो, अपनी प्रकृति को नष्ट कर दो, इससे अच्छा है जन समुदाय द्वारा उत्पादन हो। कोई भी वस्तु है तो उसको सम्मिलित रूप से उपयोग किया जाए। संसाधनों का विवेकपूर्ण नियोजित उपयोग ही उनका सही संरक्षण है। आगे देखें, अब है संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन मीन्स होता है बेटा कि जितने भी संसाधन हमें पर्यावरण, प्रकृति, इन सब जगह से मिल रहे हैं ना, इनका प्री प्लानिंग करके पूरा प्लान के द्वारा इनका हम उपयोग करें। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। भारत जैसे असमान वितरण वाले देश में और भी अत्यंत आवश्यक है। तो संसाधनों का नियोजन के मुख्य चरण है। सबसे पहले क्या है कि संसाधनों का क्या किया जाए, उनकी पहचान की जाए और एक तालिका बनाई जाए। पहचान करके तालिका बना दो। दूसरा चरण क्या होता है कि उनके विकास के लिए योजनाएं बनाओ। अब योजनाएं के लिए क्या चाहिए, तो प्रौद्योगिकी चाहिए, कौशल चाहिए और एक ढांचा तैयार करना। तीसरा क्या है, संसाधन विकास योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजना के साथ समन्वय करना। जितनी भी संसाधन के जो योजना है विकास की, उनको राष्ट्रीय विकास के साथ में समन्वय कर दिया जाए। अब अगला आपका आ गया सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि हमें ऐसा विकास करना है जो कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास जो हमारा अभी का विकास है ना बेटा, वो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। इसका मतलब है कि हमें संसाधनों का इस तरह से विकास करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन मिलते रहें। ऐसा विकास नहीं करना है कि हम पूरी प्रकृति को ही नष्ट कर दें, आगे की जो पीढ़ियाँ हों उनके लिए हम कुछ छोड़े ही नहीं। तो ऐसा विकास हमें नहीं करना है। तो ये आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी हेडिंग है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। तो भाई रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, जो कि आपका दक्षिण अमेरिका है, उसमें एक देश है ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। इसमें पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। जून 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ और इसमें 100 से अधिक देशों के अध्यक्ष ने भाग लिया था। अब एजेंडा 21, तो इसी में जो ये सम्मेलन हुआ था, इसी में एजेंडा 21 जो थी वो एक घोषणा थी, वो जिसको 1992 में स्वीकार किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था बेटा, वो था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। मतलब पूरे विश्व में सतत पोषण का विकास चलता रहे, गरीबी को कम हो, पर्यावरण को क्षति ना हो और रोगों से निपटाना हो। ये सब यहाँ पे घोषणा की गई थी। कब हुई थी, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुई थी, रियो डी जेनेरो में हुई थी, ब्राज़ील का ये शहर है। अब आगे देखें। अब अगली आपकी जो हेडिंग है वो है भूमि संसाधन। भाई भूमि संसाधन के रूप में कैसे है, तो ये देखो। तो भूमि संसाधन क्या होता है बेटा कि भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अभी देखो, भूमि इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं भूमि से ही हम उसमें ही फसलें उगाते हैं, उसी से वन हैं, उसी से संपदा है, तो हम कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। तो भूमि हमारे लिए मुख्य संसाधन है। अगर भूमि नहीं रहेगी, मृदा नहीं रहेगी, तो हम फसलें भी नहीं उगा सकते। तो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा और मकान 95% भाग भूमि से ही प्राप्त होता है। भोजन भी हमें ज़मीन से मिलता है, वस्त्र भी ज़मीन से मिलता है, और अगर हमें बिल्डिंग भी बनानी है तो उसके लिए भी भूमि ज़रूरी है। तो भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप क्या है, तो भू आकृति वर्गीकरण क्या है, तो 43% भाग पर मैदान, 30% भाग पर पर्वत, नदियाँ, प्रवाह और 27% भाग पर पठार। भूमि उपयोग के प्रकार, अब कैसे कैसे हम भूमि का उपयोग करते हैं, तो वन के लिए अलग है, कृषि के लिए भूमि अलग है, और बंजर और गैर कृषि भूमि अलग है, स्थायी चारागाह अलग है, परती भूमि अलग है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र अलग दिया हुआ है। सबका अलग से वर्गीकरण किया हुआ है। अगला देखें तो भूमि क्षरण एवं संरक्षण। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि किस चीज़ से भूमि का क्षरण होता है, भूमि का नुकसान किन चीज़ों से होता है, और फिर हमें उसका संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो मानवीय गतिविधियों के कारण भूमि का निम्नीकरण होता है। अब क्या क्या गतिविधियां हैं मानव की,
जिससे भूमि का क्षरण होता है, मतलब भूमि नष्ट होती है। तो कुछ मुख्य है, एक तो अत्यधिक वनों की कटाई से भूमि नष्ट होती है, अत्यधिक पशु चारण से होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम पशुओं को जब चराते हैं मृदा में तो मृदा की अनुपजाऊ हो जाती है, मृदा का क्षरण होता है। ये कहाँ है? तो ये गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अगला है खननकार मीन्स खुदाई करना, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ज़्यादा है। इसके बाद है अत्यधिक सिंचाई से भी बहुत ज़्यादा जहाँ पानी की मात्रा वहाँ भी भूमि नष्ट होती है, भूमि का क्षरण होता है, मृदा अपरदन होता है। ये पंजाब और हरियाणा में मृदा अपरदन का बेटा मतलब होता है मृदा का एक जगह से दूसरी जगह बह जाना। और है औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषण के द्वारा भी मृदा नष्ट होती है, भूमि का क्षरण होता है। अब हम इसको देखें कि भाई इसको हम बचा कैसे सकते हैं, कैसे इसका संरक्षण कर सकते हैं भूमि का। तो भूमि का संरक्षण करने के लिए हमें अत्यधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जो चारागाह हैं इन पर नियंत्रण लगाना चाहिए, रेतीले टीलों को स्थिर करने के लिए कांटेदार झाड़ियाँ लगा दें, खनन नियंत्रण व औद्योगिक जल का उचित परिष्करण करें, मतलब जो खनन नियंत्रण करें और जो बहुत ज़्यादा जो जल की मात्रा है या फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा प्रदूषित जो जल है उनको हम खेतों में ना छोड़ें, इससे भी बचाएं। अब अगली आ गई है आपकी, अगला जो है वो आ गया है मृदा संसाधन। ये है आपका मृदा संसाधन। तो हम देखते हैं मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है, यह पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर जीवों का पोषण करती है। भाई मृदा के बिना तो बेटा अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब मिट्टी होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो भारत में की जो प्रमुख मृदाएं हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो अपन देखते हैं कि भारत की प्रमुख मृदाएं कौन कौन सी हैं। तो भारत की प्रमुख मृदाओं में हम 4-5 मिट्टियों को पढ़ते हैं, 5-6 मिट्टी, 4 मुख्य हैं, बाकी 2 मिट्टी और है। तो कौन कौन सी है? एक तो जलोढ़ मिट्टी, दूसरी काली मिट्टी, तीसरी लाल पीली मिट्टी, चौथी है लैटराइट मिट्टी और 5वीं है मरुस्थलीय मिट्टी और 6वीं है वन व पर्वतीय मिट्टी। तो शुरू से एक एक से देखते हैं अच्छे से। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात करें, भाई इसका जैसा नाम है ना जलोढ़ मिट्टी, जो जल के लोड के द्वारा है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मृदा है उसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसमें पोटास और फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको हम बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ होती है उसको हम खादर कहते हैं। जब नदियाँ पानी के बहाव के साथ मिट्टी को लेके आती हैं तो पुरानी मतलब पहले नदियों का बहाव बहुत चौड़ा होता था, तो ऊपर ऊपर तक जो ऊंचे ऊंचे भाग बन गए नदियों के आसपास जिसमें कंकड़ पत्थर जाना है उसको बांगर कहते हैं और उसके नीचे वाला जो भाग है उसको खादर कहते हैं, जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है। अब जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें अधिक मात्रा में होती हैं बेटा? तो इसमें गेहूँ बहुत होता है, धान अच्छी होती है, गन्ना अच्छा होता है, दालें होती हैं, मक्का होती है। अब जलोढ़ मिट्टी भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर के मैदान में, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र घाटियों में, उत्तरीय मैदानों में पाई जाती है, पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाती है और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, उत्तर के पूरे विशाल मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे देखें काली मिट्टी। काली मिट्टी इसको बारीक मृतिका से बनी होती है ना। इसको काली मिट्टी को बेटा रेगर मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ना, और गर्मियों के समय में इसमें दरारें पड़ जाती हैं। अगला देखें कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं, फसलें। तो कपास बहुत अच्छी होती है, मूंगफली होती है, सोयाबीन होती है। कहाँ मिलती है? तो दक्कन के पठार पर, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है। अगला देखें लाल व पीली मिट्टी। तो लोह के अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। भाई इस मिट्टी में लोह का अंश पाया जाता है इसलिए इसका लाल रंग होता है। और पीला रंग जलयोजित के कारण होता है। यह मिट्टी थोड़ी कम उपजाऊ होती है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसमें मोटे अनाज, दालें, आलू की फसल बहुत अच्छी होती है। ये कहाँ पाई जाती है बेटा? तो ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, दक्कन के पठार में पाई जाती है। आगे देखें लैटराइट मिट्टी देखें। तो लैटराइट जो मिट्टी है वो भारी वर्षा से निस्क्षालन का परिणाम है। जहाँ भारी वर्षा होती है वहाँ निस्क्षालन होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होती है।
इस मिट्टी की फसल जो है वो चाय, कॉफ़ी, काजू बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और मेघालय में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी, ऐसी मिट्टी जो मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है, इसका नाम है मरुस्थलीय, मतलब मरी हुई मिट्टी। तो ये कैसी होती है? इसका रंग लाल भूरा होता है, रेतीली होती है, लवणीय होती है, ह्यूमस, नमी सबकी कमी होती है। इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इसमें अगर बताएं तो बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज फिर भी उगते हैं। कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में व शुष्क क्षेत्रों में बेटा ये मिट्टी मिलती है। अगली है वन व पर्वतीय मिट्टी, जो जंगलों में और पहाड़ों पे पाई जाती है। तो ये अम्लीय तथा कम ह्यूमस वाली होती है। मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है और ह्यूमस इसमें कम होता है, विविधतापूर्ण होती है। इसमें जो मुख्य खेती होती है वो सेब, नाशपाती, चाय, मसाले की होती है। हिमालय के क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड में पाई जाती है मिट्टी। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ मृदा अपरदन एवं संरक्षण। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। जब मृदा में कटाव हो और मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह के चली जाए हवा या पानी के माध्यम से, उसको मृदा अपरदन कहते हैं। अपरदन के कारण क्या हो सकते हैं? तो प्राकृतिक कारण है बहता हुआ जल, पवन, हिमनदी, जल द्वारा बने गहरे खड्डों, अवनालिका तथा ऐसी भूमि, उत्खात भूमि जैसे चंबल बेसन में खड्ड है। मानवीय कारक क्या है? वन उन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण कार्य, गलत ढंग से जुताई। मतलब इनने कहा है कि प्राकृतिक तरीके से मृदा अपरदन कैसे होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो उसके पानी के बहने से मृदा बह जाती है, हवा चले तो उससे मृदा बह जाती है, बर्फ़बारी हो तो उससे मृदा नष्ट हो जाती है, तो उसको प्राकृतिक बोलते हैं। और मानव के कारण कैसे मृदा अपरदन होता है? तो बहुत ज़्यादा वन उन्मूलन, पेड़ों की कटाई से, अति पशुचारण से, या कोई भी निर्माण का कार्य कर रहा है तो उससे भी मृदा का कहीं ना कहीं अपरदन होगा। आगे देखें मृदा संरक्षण के उपाय। संरक्षण करने के उपाय हैं समुच्च जुताई। ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं में समानांतर हल चलाने से जल का बहाव कम हो जाता है। अगर ढाल वाली भूमि है तो उसमें सीढ़ीदार खेती कर सकते हैं, जिससे जल का बहाव कम होता है। देखो लिखा हुआ है सीढ़ीदार खेती। तो सीढ़ीदार खेती में पश्चिम और मध्य हिमालय से ढालों पर सीढ़ियाँ बनाकर अपरदन रोका जाता है। सीढ़ी बना दो, तो सीढ़ी बनाने से जब हम इस टाइप की सीढ़ियाँ बना देते हैं तो अपरदन, पानी जब यहाँ से गिरेगा तो यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, तो पानी रुकता रुकता जाएगा, तो मिट्टी का क्षरण नहीं होगा। पट्टीदार खेती, खेतों में पट्टियों में बांटकर फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। पट्टीदार खेती में क्या करते हैं कि एक खेत को कहीं ना कहीं, एक जो खेत होता है तो उस खेत में पट्टियाँ बना देते हैं, इस टाइप की उसमें पट्टियाँ बना देंगे और इन पट्टियों पे घास लगा देंगे। जब घास होगी तो पानी यहाँ से बहेगा तो मिट्टी इधर नहीं जाएगी, यहीं पर रुक जाएगी, यहाँ मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, तो अपरदन नहीं होगा। रक्षक मेखला, पंक्तियों में पेड़ लगाकर हवा की गति को कम किया जाता है, तो उसको रक्षक मेखला कहते हैं। भाई पेड़, मेड़ों पर पेड़ लगा दो जिससे हवा की गति कम हो जाएगी, तो मृदा का अपरदन नहीं हो पाएगा। अब अपन इस पूरे चैप्टर का देखें। इस चैप्टर का निष्कर्ष क्या निकला है? तो संसाधन किसी भी राष्ट्र के सतत विकास व समृद्धि का मुख्य आधार है। अंधाधुंध दोहन से बचाकर उनका वैज्ञानिक एवं नियोजित उपयोग करना अति आवश्यक है। भूमि, मृदा जैसे अनमोल संसाधनों की सुरक्षा करके ही हम वर्तमान और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की गारंटी दे सकते हैं। ये आपका कंप्लीट बेटा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें से ही आपके पेपर में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, है ना। धन्यवाद। जय श्री राधे। Audio Jungle.